बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। मैं इमरान खान हूँ। नाज़रीन, सबसे पहले बड़ी खबर ये है कि पाकिस्तान ने अफ़गानिस्तान पे एक एयर स्ट्राइक की है और इसके बारे में दावा किया जा रहा है। मुख्तलिफ मीडिया के ज़राए ये बता रहे हैं, पाकिस्तानी हुकूमत की जानिब से वज़ीर दिफ़ा ने भी इसकी कन्फर्मेशन दी है कि पाकिस्तान ने अफ़गानिस्तान पर मुबैना तौर पर एक एयर स्ट्राइक की है जिसमें दहशतगर्दों को हलाक किया गया। अब ये एयर स्ट्राइक जो है, इसके बारे में अभी मज़ीद तफसीलात तो आएँगी जब DGISPR आज के दिन में पेशावर में कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस करने जा रहे हैं, जिसमें वो बताएंगे कि उन्होंने दहशतगर्दों का कितना नुकसान किया और ये कौन दहशतगर्द थे और उन्होंने क्या पाकिस्तान के अंदर कौन कौन से गुलगिला हुए थे। बहरहाल ये जो दहशतगर्द हैं, इनके 3 नाम अभी तक सामने आए हैं जो हुकूमती ज़राए से आए। पाकिस्तानी मीडिया ने यह खबर चलाई है और जो 3 नाम बताए गए उनमें एक नाम है नूर वली महसूद का, एक नाम है कारी सैफुल्लाह महसूद का और एक नाम है खालिद महसूद का। ये 3 जो TTP के रहनुमा हैं, ये मारे गए इस दहशतगर्द हमले में। लेकिन पाकिस्तान की मीडिया को ज़रा कन्फर्मेशन करनी चाहिए थी। इनमें से जो खालिद महसूद है वो 2018 में अमरीकी ड्रोन हमले में पहले ही मारा जा चुका है, जबकि इसमें जो कारी सैफुल्लाह महसूद है उसके बारे में बाकायदा खबरें छप चुकी हैं कि वो 2019 में होस्ट में अफ़गानिस्तान में मारा जा चुका है। और ये उस वक्त मारे गए थे जब अमेरिका वहाँ पर मौजूद था, जब वहाँ पर बाकायदा अफ़गान हुकूमत मौजूद होती थी। तालिबान ने तब तक फ़तह नहीं किया था अफ़गानिस्तान को, ये उस वक्त की बात है। हाँ, अब जो एक और नूर वली महसूद की बात हो रही है, तो इसके बारे में कुछ तफसीलात मेरे पास हैं, मैं आपके साथ शेयर कर देता हूँ। ये कौन शख्स है और इसको मारा जाना कितना इंपॉर्टेंट है। ये कलदम तरीके तालिबान का सरबराह है नूर वली महसूद उर्फ अबू मंसूर आसिम। ये 9/11 के बाद काबुल पर अमरीकी हमले में बाल बाल बचकर निकल गया था। अब 25 साल के बाद दोबारा इसके ऊपर एक अटैक हुआ है। अब देखना यह है कि क्या वाकई ये आदमी इस हमले में मारा गया जो एरियल स्ट्राइक की गई पाकिस्तान की जानिब से। कलदम तरीके तालिबान पाकिस्तान के 48 साला सरबराह नूर वली महसूद उर्फ अबू मंसूर आसिम ने फैसलाबाद, गुजरांवाला और कराची के मदारिस में तालीम हासिल की। पहली मरतबा अफगानिस्तान में उस वक्त के शुमाली इत्तेहाद के खिलाफ कार्रवाइयों में हिस्सा लिया। 9/11 के बाद दोबारा काबुल का रुख किया और जिंदा बच के वापस आ गया। बैतुल्लाह महसूद, हकीमुल्लाह महसूद, मुल्ला फजलुल्लाह, इन सब के बरक्स ज़्यादा अरसे तक यानी लगभग 8 साल तक कलदम तरीके तालिबान पाकिस्तान की सरबराही नूर वली महसूद के पास मौजूद रही और कल के दिन तक मौजूद थी जब तक इसके ऊपर ये अटैक नहीं हुआ। अफगानिस्तान की जानिब से उनकी गवर्नमेंट ने कंफर्म किया कि 2 बड़े धमाके हुए हैं वहाँ अफगानिस्तान में, लेकिन साथ ही उन्होंने ये कहा कि जो ज़बीउल्लाह मुजाहिद है, उनके तर्जुमान अफगानिस्तान की जो अबूरी हुकूमत है उसके, उन्होंने अभी इसकी कन्फर्मेशन नहीं की कि इसमें नुकसान किसका हुआ और कितना हुआ, लेकिन इसकी तफसीलात आ जाएंगी। जबकि आज पाकिस्तान की जानिब से DGISPR मुमकिन तौर पर पेशावर में जो प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे उसमें बताएंगे ये क्या हुआ। देखिए, पाकिस्तान की सिक्योरिटी फोर्सेस की एक बहुत बड़ी कामयाबी है। अब ये 2 तरीकों से हो सकती है। अगर तो पाकिस्तान ने ये अटैक अफगानिस्तान को कुछ हद तक एतमाद में लेकर किया तो ये कमाल काम है। अफगानिस्तान की हुकूमत हो सकता है किसी मजबूरी की वजह से, बाज़ औक़ात अगर आपने एतमाद में भी होते हैं तो आप नहीं बताते पब्लिकली, आपके ऊपर प्रेशर आने का अंदेशा होता है। अगर तो ये एतमाद में लेकर किया तो ये बहुत बड़ी कामयाबी है पाकिस्तान की। और अगर ये टारगेट अचीव हो गया, 2 बंदे तो पहले ही मारे जा चुके थे, वो मीडिया की खबर गलत है, तस्दीक उन्हें करनी चाहिए, मीडिया को जिम्मेदारी का सबूत देना चाहिए था। तो कोऑर्डिनेशन के साथ हमला हुआ तो बहुत बड़ी अचीवमेंट है। लेकिन अगर इसमें ये यकतरफा हमला है तो पाकिस्तान को एक कामयाबी तो मिली कि एक दहशतगर्द मारा गया, तफसीलात आएंगी तो पता चलेगा, मगर इसके असरात मुख्तलिफ हो सकते हैं क्योंकि इसमें जो अफगान तालिबान है उनकी पॉलिसी कुछ और है और वो अफगान सरजमीन के ऊपर बैरूनी हमले की मुखालफत करते हैं। लेकिन क्या वो कोई बैरूनी हमला इस नौयत का रोक सकते हैं? फ़र्ज़ करें कि अमेरिकन तैयारे आते हैं, आकर अफगानिस्तान पर बमबारी करते हैं या वो मिसाइल भेजते हैं, वो अफगानिस्तान में आकर गिरते हैं, तो क्या तालिबान के पास कोई सिस्टम है उसको रोकने का? बिल्कुल नहीं। दुनिया का कोई कमज़ोर से कमज़ोर मुल्क भी है ना, उसकी एयरफोर्स भी अगर अफगानिस्तान के ऊपर अटैक करेगी तो अफगान तालिबान के पास उससे बचने का या उसको रोकने का कोई तरीका नहीं है। वजह यह है कि उनकी कोई एयरफोर्स नहीं है। नंबर 2, उनके पास किसी किस्म का कोई एयर डिफेंस सिस्टम नहीं है। अफगानिस्तान का जो तरीकाकार ना लड़ने का, वो है लंबी लड़ाई वाला। वो फिर करते ये लड़ाई को लंबा खींचते हैं, जैसे अमेरिकन के साथ उन्होंने किया। ट्रिलियंस ऑफ डॉलर जो है अमेरिकन के डूब गए अफगानिस्तान में, उनके बेशुमार फौजी कत्ल हो गए। अफगानिस्तान के अंदर एक अजीबो गरीब लड़ाई छिड़ गई, नेटो का बहुत नुकसान हो गया। अमेरिका पैसे डाल डाल के अफगानिस्तान में थक गया, लेकिन लड़ाई का नतीजा ही नहीं निकल रहा था। तो तालिबान जो है वो लड़ाई को लंबा खींचने के माहिर हैं। अगर पाकिस्तान की उनके साथ कोऑर्डिनेशन अच्छी रही तो हम दहशतगर्दी पे काबू पा लेंगे, ये बात इमरान खान साहब भी कह चुके हैं। लेकिन अगर आप विदाउट कोऑर्डिनेशन चलेंगे तो फिर ये लंबी लड़ाई है, इसको आप खींचते जाएं, शैतान की आंत की तरह लंबी होती जाएगी और आपको कई सालों तक ये लड़ाई लड़नी पड़ सकती है। तजज़ियाकार ये बात मानते हैं, वो ये कहते हैं कि ये एक हकीकत है कि तालिबान के साथ आप ये जो रवायती किस्म की एक लड़ाई है, इसको लंबा खींचने में तालिबान बहुत तेज़ है और इस लड़ाई को बहुत लंबा लेकर चले जाएंगे। बहरहाल
ये पाकिस्तान की एक दिफाई नुक्ता नज़र से अगर टीटीपी का सरबराह मारा गया तो बड़ी कामयाबी है। अभी मेरे ख्याल में कुछ घंटों में हमें बाकी तफसीलात मिल जाएंगी, आपके साथ हम शेयर करेंगे। बड़ी खबर जो दूसरी है, बहुत बड़ी खबर है, इमरान खान साहब ने तब्दील कर दिया वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा को, और उन्होंने वजह भी बताई हुई है। इमरान खान साहब का जो बयान आया रात गए, इस हवाले से ज़रा पहले वो बयान आपको बता देते हैं। इमरान खान ने कहा कि खैबर पख्तूनख्वा के हालात के तनाजुर में वज़ीर आला की तब्दीली नागुज़ीर थी, और ये एक आईनी अमल है जो इस मुल्क के दीगर सूबों में भी होता आया है, और इसमें किसी को मुदाखलत नहीं करनी चाहिए ताकि ये अमल जल्द अज जल्द मुकम्मल हो। अगर किसी ने इसमें मुदाखलत की कोशिश की तो भरपूर एहतजाज होगा। सुहेल अफरीदी का इंतखाब ज़बाना तालिब इल्मी से उनकी ISF और तहरीक इंसाफ के नज़रिए से वाबस्तगी की वजह से किया। ये फैसला तहरीक इंसाफ की इलेक्टेबल्स की जगह ग्रास रूट वर्कर्स को फैसला साजी के अमल में शामिल करने के बयानिए को भी तकवीयत बख्शता है। खैबर पख्तूनख्वा के वज़ीर आला की तब्दीली को बाद हल्के मेरे खानदान के अफराद से जोड़ने की कोशिश कर रहे हैं। ये गेम हो रही थी ना कि अलीमा खान हो गई या बुशरा बीबी हो गई तो इनकी वजह से हुआ। इमरान खान ने उसका जवाब दिया कि ये सरासर गलत है। ये फैसला मुकम्मल तौर पर सियासी है, जिस पर मेरे खानदान का कोई फ़र्द किसी भी तरह से असरअंदाज नहीं हुआ। मेरे खानदान के किसी फ़र्द का मेरे सियासी फैसलों से कोई ताल्लुक नहीं है। अली अमीन मेरे पुराने और वफादार साथियों में से है, लेकिन वो तनाज़ात की जद में है। ये तनाज़ात आसिम मुनीर की किसी जामे सियासी हिकमत अमली अपनाए बगैर खाली गोलाबारी से दहशतगर्दी के मसले से निमटने की पॉलिसी के बायस पैदा हुआ। 2025 दहशतगर्दी के वाक़यात के हवाले से पाकिस्तानी तारीख का बदतरीन साल है, और खैबर पख्तूनख्वा का सूबा मजीद इस सूरत हाल का मुतहम्मिल नहीं हो सकता। उम्मीद करता हूँ कि नया वज़ीर आला और इसकी टीम दहशतगर्दी के खात्मे और देर पा अमन के क़याम के हवाले से अवामी नुमाइंदों के साथ मिलकर जामे पॉलिसी अपनाएंगे। मैं गुज़िश्ता 2 दहाइयों से दहशतगर्दी से निमटने की वाज़ेह हिकमत अमली बयान करता रहा हूँ। इसी हिकमत अमली के बायस तहरीक इंसाफ के 3.5 साल दौरे हुकूमत में दहशतगर्दी पर बहुत हद तक काबू पा लिया गया था। तहरीक इंसाफ ने इस वक्त की पाकिस्तान मुखालिफ और भारत नवाज गनी हुकूमत से भी मुज़ाकरात किए, और कबायली अवाम और अफगान पनागुज़ीनों के मामलात में अफ़वाम व तफ़हीम से हमने तय किए थे। 2021 में उस वक्त की फौजी क़यादत ने हथियार फेंकने वाले दहशतगर्दों को वापस बसाने का मनसूबा पेश किया था। ये ज़रा आप गौर से सुन लें। अब ज़रा मैं आपको पहले एक ख्वाजा आसिफ का स्टेटमेंट बताऊंगा और उसके बाद वापस यहाँ पे आऊँगा इमरान खान साहब के ट्वीट पे, क्योंकि ये हिस्सा उसका जवाब है। ख्वाजा आसिफ कहते हैं, हज़ारों तालिबान को इमरान खान ने पाकिस्तान लाकर बसाया। आज भी PTI दहशतगर्दों से मुज़ाकरात की बात कर रहे हैं। सालों से हमारी फ़ौज और अवाम का खून बहाया जा रहा है। अफगानिस्तान हुकूमत के साथ सालों पर मुहित मुज़ाकरात और वफूद का काबुल आने जाने के बावजूद पाकिस्तान में खून रेजी बंद नहीं हुई। रोज़ाना फौजी जवानों के जनाजे उठ रहे हैं। 60 लाख अफगान महाजरीन, 60 साल की मेहमान नवाजी की कीमत हम अपने खून से अदा कर रहे हैं। वक्त आ गया अफगान मेहमान अपने घरों को जाएं और ये मुफ्तबरी और मोहसिन कुशी बंद करें। ये कैसे मेहमान हैं जो मेज़बानों का खून बहाते हैं और कातिलों को पनाह मुयस्सर करते हैं। ये अब ख्वाजा आसिफ का स्टेटमेंट है। PTI के खिलाफ के दहशतगर्दों को इमरान लाया। अब इमरान खान का जवाब, 2021 में उस वक्त की फौजी क़यादत ने हथियार फेंकने वाले दहशतगर्दों को वापस बसाने का मनसूबा पेश किया था, मगर उस मनसूबे को खैबर पख्तूनख्वा और कबायली इलाकों के हमारे मुंतखब नुमाइंदों ने मुस्तरद कर दिया था। इस मनसूबे पर हमारे दौर में अमल नहीं हुआ। लेकिन अब हक़ाइक़ के बरक्स तहरीक इंसाफ की हुकूमत पर यह सरासर झूठा इल्ज़ाम लगाया जा रहा है कि मुल्क में दहशतगर्दी इस दौर में बसाए गए दहशतगर्दों की वजह से पैदा हुई है। कौम को बताया जाए कि कौन से दहशतगर्द कब, कहां और कैसे बसाए गए। यानी ये दहशतगर्द तो इमरान खान साहब की हुकूमत ख़त्म होने के बाद पाकिस्तान में लाए गए, और जब इन्हें पाकिस्तान में लाया जा रहा था तो कबायली इलाके के जितने भी सियासतदान हैं, चाहे वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से, चाहे वो PTM से, चाहे वो पासून के नौजवान हैं, वो सारे लगातार एहतजाज कर रहे थे कि दहशतगर्दों को खैबर पख्तूनख्वा के इलाकों में वापस लाकर क्यों बसाया जा रहा है और क्यों बॉर्डर को उनके लिए नरम किया जा रहा है कि वो हथियारों समेत खैबर पख्तूनख्वा में आ रहे हैं। अब इमरान खान साहब आगे कहते हैं कि कभी ये कहा जाता है कि पाकिस्तान में दहशतगर्दी की जिम्मेदार अफगान हुकूमत है, जिसकी तायद से अफगानिस्तान में बसने वाले दहशतगर्द पाकिस्तान में कार्रवाइयाँ करते हैं, और कभी कहा जाता है कि दहशतगर्दी दहाइयों से पाकिस्तान में बसने वाले अफगान मुहाजिरीन की वजह से है। ये दोनों बातें गलत हैं, क्योंकि लाखों अफगान मुहाजिरीन को बेइज्जत और रुसवा करके निकालने के बावजूद दहशतगर्दी बढ़ती जा रही है। ये मुतज़ाद बयानात आसिम मुनीर के मुसल्लत करदा अवाम दुश्मन निज़ाम की बदहवासी को जाहिर करते हैं। दहशतगर्दी से निमटने के हवाले से मेरा मौक़िफ़ हमेशा से दो टोक रहा है। तारीख भी गवाह है, दहशतगर्दी के खिलाफ अगर बाकायदा सियासी बसीरत और हिकमत अमली के बजाय सिर्फ ताकत का इस्तेमाल किया जाए तो नाकामी ही आपका मुकद्दर बनती है। मिलिट्री ऑपरेशन के नतीजे में होने वाला कोलेटरल डैमेज अवाम को इंतकामन हथियार उठाने पर मजबूर कर देता है, और यूं ये सिलसिला बद से बदतर होता चला जाता है। सियासी इंतकाम में मेरे खिलाफ मुसलसल बेबुनियाद मुकदमात ना सिर्फ बनाए जा रहे हैं, इमरान खान साहब ने भी बताया, कौम को पैगाम दे रहा हूं, ये चाहे जो भी कर ले मैं इनके सामने ना झुकूंगा, ना अपनी कौम को झुकने दूंगा। कोलेटरल डैमेज का भी इमरान खान साहब ने जिक्र किया, लेकिन ख्वाजा आसिफ साहब ने कोलेटरल डैमेज को जायज़ करार दिया। आपको पता है दुनिया में 2 ऐसे लीडर्स हैं या पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं जिनकी हुकूमतों ने कहा कि कोलेटरल डैमेज जायज़ है। ये बात खुल खुलाकर या तो नेतन्याहू ने की है
या ख्वाजा आसिफ ने, मौजूदा PDM की सरकार ने या नून लीग ने किए। नेतन्याहू ने कहा कि सिविलियन की कैजुअलिटी हो जाए, सिविलियंस मारे जाते हैं, पॉलिसी के तहत वो मारते हैं। ख्वाजा आसिफ ने भी कहा कि जहां पे होगा हमें लगेगा दहशतगर्द है, हम वहां पे अटैक करेंगे, सिविलियन मरते हैं तुम्हारे। उन्होंने कहा भुगतना पड़ेगा नतीजा। भाई किस बात का? इसका देखे ना, ख्वाजा आसिफ कहते हैं जहां पे दहशतगर्द होंगे या जिस इलाके में भी पनाह लेंगे वहां कोई मासूम है, चाहे वो मासूम नहीं है, कोई पनाह देने वाला है या नहीं देने वाला, वो साथ में आएंगे, हम अटैक करेंगे और वो मारे जाएंगे। ख्वाजा आसिफ का ये मानना है कि मासूम भी मारे जाए तो कोई बात नहीं, हम दहशतगर्दों के पीछे आएंगे। इसको बोलते हैं कोलेटरल डैमेज। एक सवाल उठाया था सुहेल अफरीदी ने, जो नया वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा जिसको इमरान खान साहब ने चुना है, और ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था उसका। उसने कहा कि एक बंदा रात को मेरे घर आता है बंदूक लेकर और मुझे कहता है कि मुझे खाना दो। रात को अचानक मेरे घर एक बंदा आया, उसके हाथ में बंदूक है, उसने कहा मुझे खाना दो। मैं उसे खाना नहीं देता तो वो मुझे मार देता है, और अगर मैं उसे खाना देता हूं तो फौजी एहलकार सुबह आकर मुझे उठा लेते हैं। यानी खाना दूं तो सुबह मरता हूं, खाना ना दूं तो रात को ही मर जाता हूं। कहां जाऊं मैं? सवाल यह पैदा होता है कि वो रात को मेरे घर तक कैसे पहुंचा। यह है सवाल जो उठाया सुहेल अफरीदी ने कि उस दहशतगर्द को किसने इजाजत दी कि वो पाकिस्तान के अंदर आकर कबायली इलाकों में लोगों को मजबूर करें हथियार की बुनियाद के ऊपर कि हमें यहां रहने दो। कोई जान के तो अपने आप को हलाकत में नहीं डालता। जब दहशतगर्दों को आपने बॉर्डर नरम कर दिया, वो आ गए पाकिस्तान के अंदर, एक पॉलिसी के तहत आप उन्हें लेकर आए। राणा सनाउल्लाह साहब ने बड़ा बबांगे दोहल खुल खुलाकर यह बात की थी इंटरव्यू देते हुए कि हम एक पॉलिसी के तहत इन तालिबान को पाकिस्तान में लेकर आ रहे हैं, दहशतगर्दों को। क्योंकि उस वक्त बाजुआ साहब के दिमाग में, नदीम अंजुम साहब के दिमाग में यह चल रहा था कि हमने इनको हथियार पकवा के पाकिस्तान वापस लेकर आना है। वो एक अलग फार्मूला पे काम कर रहे थे और अब वही फार्मूला इनके गले पड़ा हुआ है। मुराद से ही तो उस दिन से चीख रहा था, बाकी सारे चीख रहे थे, इमरान खान भी कह रहे थे कि इसके ऊपर अमल दरामद नहीं हो रहा। एक तजवीज जरूर थी जिसपे बात हुई थी, लेकिन अमल दरामद नहीं हुआ। अमल दरामद हुआ इमरान खान साहब की हुकूमत गिराई गई 9-10 अप्रैल को, और अमल दरामद हुआ जाके जून में, कि मई के एंड में और जून में दहशतगर्द आना शुरू हो गए थे और फिर ये बहुत बड़ी तादाद में पहुंचे। ये मालागढ़ में आए थे, वहां पे बहुत बड़े बड़े एहतजाज भी हुए थे, फिर इनको वापस जाना पड़ा था। इनके वापस जाने पे खुशियां भी मनाई गई थी जुलाई और सितंबर के महीने में, लेकिन फिर दोबारा बताया गया कि ये फिर आएंगे और इन्हें लाकर यहां बसाया जाएगा। वो कीमत पाकिस्तान आज चुका रहा है। तो दुनिया में 2 मुल्क हैं जो कोलेटरल डैमेज के हामी है। नाज़रीन, आज तहरीक लब्बैक को जाना था एहतजाज करने के लिए, और वो कामयाब होते हैं या नहीं होते, क्योंकि आज उनका एहतजाज का दिन है। उन्हें इस्लामाबाद में रेड जोन के अंदर बढ़ना है और अमरीकी सफारत खाने तक पहुंचना है। क्या वो पहुंच पाएंगे? फैसला तो ये हुआ है कि अगर किसी और जगह पे ये निकलते हैं तो एक अलग बात है, लेकिन रेड जोन में इस्लामाबाद में इनको नहीं आने दिया जाएगा। कंटेनर्स लगा के सारा एरिया बंद कर दिया गया है। रावलपिंडी और इस्लामाबाद में इंटरनेट की बंदिश हो गई, इंटरनेट भी बंद कर दिया गया है, और फैजाबाद को कंटेनर लगा के बंद कर दिया गया। मुख्तलिफ एरिया में रेड जोन को कंटेनर लगा के बंद कर दिया गया। तो पूरा उन्होंने कंट्रोल किया है। तहरीक लब्बैक ने बाकायदा एक इजाजतनामा भी दिखाया। उन्होंने दिखाया कि जनाब हमने तो DC से इजाजतनामा लिया इस्लामाबाद में एहतजाज के लिए, और अब हमें पंजाब में मार मारी गई पहले, और उसके बाद अब यहाँ पे भी बंद किया जा रहा है। नाज़रीन, एक सवाल बहुत सारे लोग पूछ रहे हैं कि क्या सुहेल अफरीदी जो है वो हो जाएगा, मुंतखब हो जाएगा वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा? तो इसका सादा जवाब मैं आपको देता हूँ कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने जो मीटिंग बुलाई थी MPs की, उसमें मौजूद थे 78 MPs। अब इनके तो 92 हैं, तो बाकी कहाँ गए? 73 का गोल्डन फिगर है, 73 चाहिए, 78 मौजूद थे। यानी जो वहां मौजूद थे उनमें भी 5 अभी ज्यादा थे, जरूरत से 5 ज्यादा थे, प्रॉब्लम नहीं है। इनमें से 8 ऐसे हैं जो मुल्क से बाहर हैं, उन्हें अहकाम दे दिए गए, फौरी तौर पे वापस पहुंचो। तो अगर 8 को आप शामिल कर दें इन 78 में तो बन जाते हैं 86 हो गए। बाकी 6 कहां गए? बाकी 6 में से 3 ऐसे हैं जिन्होंने कहा कि जब तक अली अमीन गंडापुर यहां मौजूद है हम CM हाउस में नहीं आएंगे। हम तब आएंगे जब ये आदमी यहां से चला जाएगा। वो बहुत सख्त नाराज हैं। उनमें एक शकील खान साहब हैं, तारिक अरियानी साहब हैं, तो ये लोग नहीं आए। एक और साहब भी हैं, ये नहीं आए। उन्होंने कहा जी जब अली अमीन गंडापुर चला जाएगा फिर हम आएंगे। तो 3 ये भी हो गए, तो ये हो गए 89। बाकी 3 कहां गए? आज एक्चुअली 78 नहीं 81 आए थे। इनमें से 3 जो हैं वो इजलास शुरू होने से पहले आए, और उन्होंने कहा जी कि किसी ने शादी में जाना था, किसी का कोई और जरूरी काम था, तो उन्होंने कहा जी हम आ गए हैं, हमारी हाजिरी आप कबूल करें, हम जा रहे हैं, लेकिन जब भी वोटिंग होगी, कोई भी चीज होगी, हम हर लिहाज से आके वोट करेंगे। तो आपको मैंने 92 पूरे कर दिए। MPA तोड़ना इंतहाई मुश्किल है। इन्होंने सारी अपनी कोशिश करके देख ली। खैबर पख्तूनख्वा के MPA नहीं टूटते। जो टूटेगा वो अपने हल्के में कैसे जाएगा? वो देखें, वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के खिलाफ वोट लेकर MNA बना था मुबारक ज़ेब, और वो अब तक खुल के फिर नहीं सकता अपने इलाके में। लोग उसको नफरत की नज़र से देखते हैं। इतना बड़ा प्रॉब्लम है खैबर पख्तूनख्वा में। तो मुश्किल है कि ये लोग कोई भी 4 बंदे भी तोड़ पाएँ। 4 बंदे बहुत मुश्किल है। यहाँ तो फिर भी बहुत बंदे तोड़ने पड़ेंगे इनको, कम से कम 20 बंदे
तोड़ेंगे तो जाके ये इस काबिल होंगे कि रास्ता रोक पाए इसका सुहेल अफरीदी साहब का। तो बहुत मुश्किल है कि वो रास्ता रोक पाए। यहां पे तो 4 बंदे तोड़ना बहुत मुश्किल है। हाँ, ये गवर्नर राज लगाने जैसा कोई गंदा घटिया काम कर सकते हैं, और अगर उन्होंने वो घटिया काम किया तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के ऊपर इससे बड़ा एहसान और कोई नहीं होगा, क्योंकि तहरीक इंसाफ के अंदर एक नई जान पड़ जाएगी, उनमें एक नई ताकत आ जाएगी। पंजाब को तो आलिया हमदा ने बड़ा जोर लगाया, काफी वो एक्टिवेट हुआ है, लेकिन गंडापुर साहब के कारनामों की वजह से खैबर पख्तूनख्वा में कुछ मामला डाउन गया था। लेकिन अगर ये तो सुहेल अफरीदी के आने से वैसे ही जान पड़ी है, काफी बड़ा जोर लगा रहे हैं नौजवान, और फौरी तौर पर उनको वज़ीर आला बनाना चाहिए उसूलन। लेकिन अगर ये गवर्नर राज लगा देते हैं तो इससे तो पीटीआई को बहुत फायदा होगा। नाज़रीन, मैं आपको एक स्टेटमेंट पढ़ के सुनाता हूं, ये ज़ेलेंस्की की है, यूक्रेन का जो सदर है ज़ेलेंस्की। उसने ट्रंप को एक ऑफर करवाया। उसने कहा अगर ट्रंप हमें टॉम हॉक मिसाइल्स दे दे, टॉम हॉक हमें दे दे। टॉम हॉक साहब जानते हैं, बड़े उनके मकबूल अमरीकी हथियार है। उन्होंने कहा जी अगर ये हमें दे देता है ट्रंप, तो हम नोबेल इनाम की वसूली के लिए या नोबेल प्राइज़ के लिए डोनाल्ड ट्रंप की हमायत में लॉबिंग करेंगे। अंदाज़ा करें कि अमन का नोबेल इनाम दिलवाना है और उसकी लॉबिंग के लिए चाहिए क्या? हथियार। ये क्राइटेरिया दुनिया का। अब तक के लिए इतना ही। अपना ख्याल रखिएगा, अपने इस चैनल का भी। अल्लाह हाफिज़।